डीएसपी अरिफ खान जल्दबाजी में तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला। पुलिस स्टेशन से उसे कई बार कॉल आ चुके थे। एक बहुत ज़रूरी केस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले थे, जिन्हें देखकर वह किसी नतीजे पर पहुंच सकता था। इसी जल्दबाजी में वह बिना नाश्ता किए घर से बाहर जाने लगा। तब भी पीछे से उसकी नानी की आवाज़ आई, अरिफ वापस लौट कर आओ। अरिफ समझ गया कि अब नानी की डांट खानी पड़ेगी। उसने मन ही मन सोचा, इससे तो अच्छा नाश्ता कर लेता, क्योंकि नानी का लेक्चर जब शुरू होता था तो बहुत देर तक चलता था। नानी, प्लीज़ आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना तो आपकी डांट खाने का और ना ही नाश्ता करने का। दुनिया इधर की उधर हो जाए अरिफ, लेकिन तुम नाश्ता किए बिना घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, तुम्हारे लिए मैं सुबह से किचन में नौकरों से मिलकर नाश्ता बनवा रही हूँ। 10 दिन बाद तो तुम घर वापस आए हो और अब बिना नाश्ता किए घर से बाहर भाग रहे हो, ये सोचे बिना कि बूढ़ी नानी तुम्हारी खातिरदारी के लिए 2 घंटे से किचन में लगी हैं। नानी यार प्लीज़, किसने कहा था आपसे इतना सब कुछ करने के लिए? एक कप जूस से ही मेरा नाश्ता कंप्लीट हो जाता। यह कहकर उसने प्यार से नानी के गले में बाहें डाल दीं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी प्यारी सी नानी मेरे लिए इतनी मेहनत करे। और नानी, जो उसे सख्त सुनाने का इरादा रखती थी, उनका गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। डीएसपी अरिफ खान उनकी पूरी कुल कायनात था। बेटे और बहू की अचानक हादसाती मौत के बाद अरिफ बिल्कुल टूट कर बिखर गया था। उस वक्त वह अपनी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। माँ बाप की मौत से उसका मन इस कदर उचाट हुआ कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमरे में बंद हो गया था। महीनों तक वह कमरे से बाहर नहीं निकला। ऐसे में नानी के आंसू ही थे जिन्होंने अरिफ को फिर से जिंदगी की तरफ लौटने के लिए मजबूर किया, और नानी भी अब बस अरिफ को देखते देखते जीती थी। चुपचाप बैठकर नाश्ता करो, उसके बाद कहीं जाना। और नानी की डांट से बचने के लिए वह चुपचाप नाश्ता करने बैठ गया। अच्छा अरिफ, एक बात बताओ, आज तुम्हारे रिश्ते के लिए जाना था, टाइम से तो आ जाओगे ना? नानी ने चश्मे के ऊपर से उसे गहरी निगाहों से देखा। नानी, ये डिपार्टमेंट तो मैंने आपको सौंप रखा है ना? आप जाना, लड़की पसंद करके आ जाना। मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। वो जल्दी जल्दी जूस का गिलास खत्म करते हुए बोला, गलत बात है अरिफ, पूरी जिंदगी तुम्हें उस लड़की के साथ बितानी है। मैंने नहीं। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं रहूंगी। तुम आज शाम 8 बजे से पहले घर वापस आ जाना है। इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की किस्मत वालों को मिलती है, और मैं नहीं चाहती ये रिश्ता हाथों से निकल जाए। मैंने तो पहले ही देखा है उस बच्ची को, इतनी प्यारी है कि मेरा तो दिल आ गया उस पर। कोशिश करूंगा नानी, और अगर ना आ सका तो आप अकेली ही चली जाना। बस मेरी शादी को लेकर एक ही बात का ध्यान रखना कि लड़की बहुत ज्यादा छोटी ना हो। मुझसे 3-4 साल ही छोटी होनी चाहिए, मैच्योर टाइप की लड़की। वो कुर्सी से उठता हुआ बोला, और नानी उसे घूर कर रह गई। आंखों ही आंखों में वार्निंग दी, 8 बजे से पहले घर वापस आ जाना। जबकि वह हंसता हुआ बाहर चला गया। उनका यह खूबसूरत हैंडसम सा पोता किसी भी लड़की का सपना बन सकता था, लेकिन डीएसपी अरिफ किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। उसकी जिंदगी का पहला उसूल था औरत की इज्जत करना। उसने अपने सारे जज्बात और सारी वफा सिर्फ अपनी जीवन साथी के लिए बचाकर रखे हुए थे। और आज नानी को जो लड़की पसंद आई थी, वह बिल्कुल अरिफ की पसंद से मैच खाती थी। पढ़ी लिखी, संस्कारी और मैच्योर भी। उम्र 24 साल थी, यानी अरिफ से सिर्फ 5 साल छोटी। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था, यह तो ना नानी जानती थी और ना ही अरिफ। रात को 8 बजे से पहले ही नानी के हुक्म पर वह घर पहुंच गया। नानी के साथ लड़की देखने भी गया था, लेकिन लड़की से उसकी मुलाकात ना हो सकी। उन लोगों ने माफी मांगते हुए कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नानी ने उसे फोटो दिखाई थी, जिसमें 2 लड़कियां एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़ी थीं। अरिफ ने एक नज़र तस्वीर को देखा और फिर नानी से कह दिया, अब आगे के मामले आप खुद ही हैंडल कर लेना। अगर लड़की आपको पसंद है तो ये रिश्ता तय कर दें। भाभी, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो समझो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फातिमा बेगम ने अपनी जेठानी हिना बेगम से कहा। हिना बेगम तो सर पकड़े बैठी थीं, क्योंकि सायरा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। वो हिना बेगम की सहेली रुखसाना बेगम के बेटे राहिम से मोहब्बत करती थी। हालांकि बुराई तो राहिम में भी नहीं थी, लेकिन अब जबकि डीएसपी अरिफ का रिश्ता आया था तो वो इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहती थी। भाभी, आप ऐसा करें, आप हमारी ज़ारा का रिश्ता डीएसपी से कर दें।
बहुत खुश रहेगी हमारी ज़ारा। फातिमा बेगम ने प्यार से जारा का नाम लिया। वैसे भी सायरा से ज्यादा उन्हें ज़ारा से लगाव था और हिना बेगम की आंखें चमक उठीं। सही कह रही हो फातिमा, मैं आज ही लड़के वालों को फ़ोन करके खबर दे देती हूँ। अगर वह राज़ी हैं तो यह बात बड़ी ही खुशी की बात होगी। और जब उन्होंने नानी जी को फ़ोन करके माफ़ी मांगते हुए अपनी परेशानी उनके सामने रखी, तो नानी जी एक गहरी सांस लेकर रह गई थीं। उन्हें तो दोनों ही बच्चियां बहुत पसंद थीं। और फिर अरिफ बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राज़ी हुआ था। अगर यह रिश्ता नहीं होता तो पता नहीं था कि शादी की तरफ से उसका दिल हट जाता। नानी ने खुशी खुशी हिना बेगम की छोटी बेटी जारा का रिश्ता कबूल कर लिया। हिना बेगम तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, लेकिन सबसे मुश्किल काम तो अब उस तूफान को राज़ी करना था, जिसका नाम ज़ारा उर्फ ज़ारा था। मैं यह शादी नहीं करूंगी। अम्मी सुन लीजिए आप लोग, ज़ारा ने चिल्लाते हुए कहा। अपनी आवाज़ नीचे कर लो लड़की, तुम्हारे दादाजी ने सुन लिया तो खूब हंगामा होगा। हिना बेगम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ऐसे कैसे नीचे कर लूं? रिश्ता तो सायरा का आया और आपने मुझे पेश कर दिया। माना कि बड़ी ईद से पहले छोटी ईद आती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि बड़ी बहन के लिए आया रिश्ता छोटी को दे दो। मुझे हरगिज़ भी शादी नहीं करनी। अम्मी आप लोग साफ कह दें कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है। वो हाथ नचाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। तू मुझसे जूता खाएगी तभी सुकून से बैठेगी। तेरी जबान बहुत कैंची की तरह चलने लगी है। हिना बेगम ने उसे गुस्से से धमकाया। हाँ तो क्या मैं बोझ हूँ जो इतनी सी छोटी उम्र में मुझ पर जुल्म करने लगी? छोटी पूरे 24 साल की हो गई हो। हिना बेगम ने उसे गुस्से से घूरा और जबान 50 साल की औरतों की तरह चलती है। पास बैठे बिलाल ने भी अपनी राय देना जरूरी समझा। अपनी चोंच बंद रखो कड़वे करेले। वो भी लड़ने झगड़ने को तैयार होकर बिलाल के सामने तनकर खड़ी हुई। वैसे अम्मी, वो आपके डीएसपी दामाद की उम्र क्या है? बिलाल ने चिप्स मुंह में डालते हुए ऊंची आवाज में पूछा। 29 साल का है शायद। क्यों? वो सादगी से बता गई थी। क्या 29 साल का? ज़ारा का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। वो उंगलियों पर जल्दी जल्दी हिसाब किताब करने लगी। अम्मी, पूरे 5 साल बड़ा है वो मुझसे। मुझे तो अंकल टाइप लगेगा। मम्मी कसम से अब तो मैंने इतने बड़े अंकल से शादी हरगिज़ भी नहीं करनी। इस बार वो बेबसी से मिन्नतें कर रही थी। ज़ारा मुंह पर थप्पड़ पड़ेंगे अब तुझे। मियाँ बीवी की उम्र में फ़र्क कौन देखता है? और फिर 5 साल का फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता। होता है अम्मी, बहुत फ़र्क होता है। पूरे 5 साल जानती हैं ना आप, बहुत होते हैं। और मैं ये फ़र्क देखती हूँ। अपनी तरफ उंगली करते हुए उसने अपनी बात पर जोर दिया। हिना बेगम अफसोस से अपना सर पीट कर रह गई। मम्मी प्लीज़ मना कर दें, मुझे नहीं करनी सायरा। बड़ी है, पहले सायरा की कर दें। जारा ने फिर से विनती की। तुम्हारी और सायरा की एक साथ ही शादी होगी। एक साथ 2 लड़कियों की शादी एक साथ कैसे हो सकती है? अजीब डीएसपी है क्या, एक साथ 2 लड़कियों को ब्याह कर ले जाएगा? तौबा तौबा अम्मी, अब तो मैं हरगिज़ भी उससे शादी नहीं करूंगी। जबकि अब हिना बेगम ने उसकी पीठ पर एक जोरदार ढपाटा रखा था। अम्मी मार क्यों रही हैं? आपने ही तो कहा था कि हम दोनों बहनों की शादी एक साथ होगी। तो भला एक साथ कैसे हो सकती है? फिर तो शादी के लिए 2 लड़के चाहिए होते हैं। हाँ तो बेवकूफ़ है ना 2 लड़के। एक तुम्हारे साथ अरिफ और सायरा के साथ राहिम। हिना बेगम ने उसके सर पर बम फोड़ा। वहाट राहिम भाई, वह कहाँ से आ गए बीच में? वह तो शुरू से ही हैं बहन। बीच में तो तुम्हारे होने वाले शौहर जी आए हैं। बिलाल ने फिर से बीच में हिस्सा लिया। बिलाल, यह कम है दिमाग का दही करने के लिए जो तुम भी शुरू हो गए। इस बार हिना बेगम ने बिलाल को अच्छी खासी डांट लगाई। अम्मी, आप प्लीज़ मेरी बात सुन लें। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं एंड टाइम पर निकाह से इनकार कर दूंगी। जारा ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी थी और तभी हिना बेगम से थोड़ा दूर भी हटकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे पता था कि एक धमाका तो कमर पर पड़ चुका है और दूसरा भी जल्दी ही पड़ने वाला है। लेकिन वो भूल गई थी कि हिना बेगम के पैरों में चप्पल भी होती है। एक फ्लाइंग चप्पल आई और उसके सर पर लगी। हाय अम्मी, मैं मर गई। यह क्या किया? मार डाला मुझे। वो दर्द से कराह उठी। उस दिन करना इनकार। इसी तरह चप्पलों से तुम्हारी अच्छे से तबीयत साफ करूंगी। वो उसे दांत पीसकर गुस्से से बोली थी। अम्मी बहुत जालिम हैं आप। देखना, आप पर कत्ल का मुकदमा चलेगा। एक कमसिन मासूम लड़की को मारने के जुर्म में फांसी ना भी हुई तो उम्र कैद तो जरूर होगी।
उसके इतने महान विचार सुनकर हिना बेगम के तो दिमाग में आग लग गई थी, लेकिन वहां मौजूद चाची रुबीना की हंसी कंट्रोल ना हो सकी। कोई भी हिना बेगम से स्टोन में बात नहीं करता था, लेकिन ज़ारा को कोई रोक नहीं सकता था। वो शुरू होती तो फिर कोई उसे रोक ही नहीं पाता था। वो मुंह बनाकर अंदर बैठी अब अपने पापा का इंतजार कर रही थी कि तभी सायरा जल्दबाजी में उसके पास आकर बैठी। ज़ारा मेरी प्यारी बहन, प्लीज शादी से इनकार मत करो ना। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? ज़ारा ने आंखें विरोध चढ़ाकर पूछा। प्लीज समझो ना यार। मैंने क्या समझूं? समझाओ ना। वो माथे पर बल डालते हुए बोली। मुझे ना वो राहिम पसंद है। सायरा ने एकदम से शर्माकर अपना चेहरा छुपा लिया, जबकि ज़ारा गहरी सांस भरते हुए नाक फुलाकर उसे देखने लगी। मतलब ये सारा किया धरा तुम्हारा है। खुद तो अपने प्यार के संग खुशी खुशी विदा हो जाओ, और मुझे क्यों फंसा दिया, वो भी उस 29 साल के अंकल के साथ। ज़ारा के फिर से वही रट शुरू हो गई थी। प्लीज यार ज़ारा मेरी बहन, शादी तो करनी है ना, तो उसी से कर लो। बहुत अच्छे हैं वो। अगर इतने ही अच्छे हैं तो खुद कर लो, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? बकरा नहीं, बकरी। बिलाल फिर से आया और उसकी बात को सही किया। ज़ारा ने उसे घूर कर देखा। प्लीज प्लीज यार बहन, मान जाओ। देखो सायरा, मेरी इन पुलिस वालों से नहीं बनती। इंतहाई रिश्वतखोर होते हैं। पेट की तोंद तो ऐसे बाहर निकली होती है जैसे पता नहीं कितने कैदियों को खाकर आए हों। उसकी बात पर सायरा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ऐसे नहीं है, तुमने उन्हें देखा नहीं है ना? वो तो बहुत हैंडसम है। ज़ारा मेरी हैंडसम लोगों से भी नहीं बनती। अब हैंडसम लोगों को साथ लेकर चलूं तो लोग उनकी तारीफें करते हैं, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। सायरा आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये नहीं सुनने वाली। बिलाल ने अफसोस से सर झटका, जबकि सायरा गहरी सांस भरकर रह गई। बेटा, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? नानी जान ने अरिफ से पूछा। किस बात पर ऐतराज नानी? यही कि उन्होंने बड़ी की बजाय छोटी का रिश्ता देने को कहा। वो थोड़ा उदासी से बोली। तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? मेरे लिए तो आप जिसे भी पसंद करेंगी, मेरे लिए वह बेहतर से बेहतरीन होगा। अरिफ ने मोहब्बत से कहा। पर बेटा, तुमने कहा था ना कि एज में ज्यादा छोटी ना हो, तो यह लड़की तुमसे लगभग 5 साल छोटी होगी। नानी जान ने अपनी परेशानी की असल वजह बताई। अरिफ भी एक पल को चुप हो गया। नानी जान, अब जो भी फैसला लेंगी मेरे लिए अच्छा ही होगा, वो मुस्कुराकर बोला, और फिर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। जबकि नानी फ़ोन पर हिना बेगम को खबर देने लगी ताकि बाकायदा रस्म पूरी हो सके। हिना बेगम ने तो फौरन घर भर में सबका मुंह मीठा करवा दिया था, जबकि दूर बैठी ज़ारा बुरी तरह दांत किचकिचा रही थी। बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। दांत पीसते हुए अपनी माँ को देखकर बोली, ज़रूर उन्हें निकाह थीटर लगाना है। ज़ारा होठों ही होठों में बड़बड़ाई थी। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं, मेरी दोनों बेटियां एक साथ अपने घर की हो जाएंगी। 1 मिनट, ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो सिर्फ निकाह का बोल रही थी। ज़ारा को एकदम से होश आया। हाँ, अब हमारा इरादा बदल गया है। मैं सायरा को रुखसत करूं या ना करूं, तुम्हें ज़रूर रुखसत कर दूंगी। वो उसे इस अंदाज में बोली कि एक पल को सब तरफ सन्नाटा छा गया। ज़ारा ने हैरत से अपनी माँ को देखा और फिर हंसते हुए सरनामे हिलाया। आपने हर मोड़ पर साबित किया है कि आप मेरी सगी माँ नहीं हैं। ज़ारा का दिल बुरी तरह दुखा था। हिना बेगम उसका चेहरा देखकर लाजवाब हो गई। बहुत शौक है ना आपको? मुझे इस घर से निकालने का तो पहले ही साफ साफ कह देती। इतना ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? वो एकदम से कड़वे शब्दों में बोली। ज़ारा इमरान साहब के अचानक आने से ज़ारा चौंकी, लेकिन हिना बेगम अभी भी उसकी बात में अटकी हुई थी। तुम्हारा निकाह और रुखसती मेरे कहने पर हो रही है, समझी तुम? अब जाओ अंदर। वो इमरान साहब का गुस्सा तो हमेशा से ही मशहूर था, इसीलिए सभी उनके गुस्से से डरते थे। ज़ारा को आज बहुत दुख हुआ। अपने कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया और आंसू लिए बिस्तर की तरफ बढ़ी। दराज से अपनी माँ की तस्वीर निकालकर अपने सीने से लगा लिया। मिस यू मम्मा। नाजिया बेगम इमरान साहब की दूसरी बीवी थी। पहली बीवी हिना से उनके 2 बच्चे थे, बिलाल और सायरा। नाजिया उनके दूर की रिश्तेदार थीं और फिर अपने बाप के कहने पर इमरान साहब ने उन्हें सहारा देने के लिए शादी कर ली। उनके भी 2 बच्चे हुए, ज़ारा और फैसल। फैसल की पैदाइश पर नाजिया बेगम की हालत खराब हो गई थी, और इस कदर हालत खराब हुई कि वह यह दुनिया छोड़कर चल बसी। फैसल को हिना बेगम ने माँ बनकर पाला।
तो वहीं उन्होंने जारा को भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उस वक्त जारा 6 साल की होने वाली थी, जबकि अब वो 24 साल की भी हो चुकी थी। आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था इमरान, हिना बेगम ने धीमे से कहा। वो आपके साथ बदतमीजी कर रही थी। आप अगर बोलती तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ना पड़ती। वो भी अफसोस से बोले। आप उससे सख्ती से पेश न आए। कुछ ही दिन की मेहमान है। बोलने दे जो बोलना चाहती है। कह लेने दिया करें अपने दिल की बात। वो इमरान को समझा रही थी। बेटी जात है, सबके सामने जोरदाराजी नहीं करनी चाहिए उसे। खैर, अगले हफ्ते शादी की तारीख रखी है। सायरा और जारा को एक साथ रुखसत करने का इरादा है। अल्लाह अच्छा वक्त लाए। वो बहुत पक्के इरादे से बोले, इंशा अल्लाह। हिना बेगम ने भी हामी भरी। जारा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी कि हिना बेगम ने हाथ भेजते हुए कहा, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है और तुम कॉलेज जा रही हो। अब पढ़ाई को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दो। उन्होंने सर झटकते हुए कहा। जारा ने उन्हें कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। नाश्ता करते ही उठकर खड़ी हुई गाड़ी वाला लेने आ चुका था। वो खामोशी से बाहर आ गई। सारे रास्ते वो खामोश रही। कॉलेज पहुंची तो अजीब सी भीड़ लगी हुई थी। क्या हो गया भाई, क्यों इधर इतनी भीड़ लगी है? जारा ने आगे बढ़ते हुए पूछा तो सामने एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर जारा का दिल धक से रह गया। बेचारी ने शायद बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। पता नहीं कब से इधर ऐसी ही पड़ी है, किसी ने पीछे से बताया। जारा ने ऊपर देखा तो 4 मंजिला इमारत थी। उस लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो मुंह के बल गिरी हुई थी और खून में लथपथ थी। जारा, किधर हो तुम? आयशा उसके पास भागती आई तो वह होश में आई। यह सब क्या है आयशा? यह लड़की कौन है? जारा घबराई हुई थी। जारा, यह आयशा है। क्या यह आयशा है? आयशा की बात पर जारा ने तड़प कर जमीन पर पड़ी लड़की को देखा। आयशा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ जारा, सब लोग कह रहे हैं इसने खुदकुशी की है। जारा उसकी बात सुनते ही जल्दी से आयशा की तरफ बढ़ी, लेकिन आयशा ने उसे रोक लिया। पुलिस किसी को आगे नहीं जाने दे रही और कोई भी इस मामले में नहीं पड़ रहा। तुम भी पीछे रहो। ऐसे कैसे पीछे रहूं? वो बिल्कुल मेरी सगी बहन की तरह थी। आयशा कैसे छोड़ दूं? मुझे उसे देखना है। जारा ने आंसू बहाते हुए कहा। वो जा चुकी है जारा, और आगे जाकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। चलो यहां से। आयशा ने उसका हाथ थाम कर खींचा, लेकिन वो अपना हाथ छोड़कर आयशा की तरफ भागी। अभी वह आयशा की तरफ पहुंची ही थी कि एक पुलिस वाले ने उसे रास्ते में रोक लिया। प्लीज मुझे देखने दो, क्या पता वो जिंदा हो। प्लीज एक बार देख लेने दो। इजाजत नहीं है, पीछे हटो। हवलदार ने गुस्से से कहा। कैसे हटूं? मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, कैसे उसे ना देखूं? वो गुस्से से चीखी थी। उसकी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम उसकी तरफ मुड़ा। किस बात का शोर हो रहा है? वो थोड़ा गुस्सैल मशहूर था। जारा की तरफ आते उसे गहरी निगाहों से देखा। सर जी, ये लड़की कह रही है मरने वाली लड़की इसकी दोस्त है। अच्छा, कितना गहरा रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मुझे उसे देखना है प्लीज। जारा ने आंसू पोंछते फिर से इजाजत मांगी। ओ, तो मिलना है। देखना चाहती हो, लेकिन वो तो मर गई। अब तो यह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मर गई या मार दी गई है। इंस्पेक्टर ने माथे पर बल डालते हुए कहा। मेरी दोस्त बहुत बहादुर थी। वो जानती थी खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है। वह कभी भी हराम मौत को गले नहीं लगाएगी। जारा की बात पर इंस्पेक्टर जाते जाते मुड़ा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था और जारा तड़प उठी। उसने आगे बढ़ना चाहा तो इंस्पेक्टर ने उसकी कलाई दबोच ली। जारा ने देखकर एक सर झटका था। हाथ छोड़िए मेरा। क्यों टच किया मुझे? इंस्पेक्टर की बात पर वो उस पर चढ़ दौड़ी। आराम से लड़की, भूलो मत, तुम एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हो। अभी ले जाकर थाने में बंद कर दूंगा। वो भी गुस्से से बोला। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है जो बंद करोगे? जारा अपनी पुरानी टोन में वापस आ चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक पहुंचने की? यू विच, उस इंस्पेक्टर ने गाली दी और गुस्से में जारा का हाथ इंस्पेक्टर पर उठा था। चट्टाक की आवाज आई और सब एक तरफ खामोश हो गए। हैरत से सब जारा को देखने लगे। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर कोई गलत शब्द मुंह से निकाला, जारा ने उंगली उठाकर कहा। इंस्पेक्टर विक्रम अपने गाल पर हाथ रखे जारा को सख्त निगाहों से घूरने लगा और फिर हवलदार की तरफ देखा, जिसके साथ लेडीज पुलिस भी थी। इसे लेकर चलो, बैन में डालो। इसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया है। इसे तो वो सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। छोड़ो छोड़ो मुझे।
जारा ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन न कोई उसकी मदद को आगे बढ़ा, न किसी ने उसकी पुकार सुनी, जबकि आयशा तो अपना सर पीट कर रह गई थी। उसने इस मामले में जारा को घुसने से मना किया था, लेकिन उसकी जज्बाती आदत पुलिस जारा को पकड़कर बैन में डाल चुकी थी। वह चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद ना की। आयशा बेबसी से देखती रही, या अल्लाह जारा की हिफाजत करना। आयशा बेबस होकर बस दुआ कर सकी। छोड़िए, मुझे क्यों लाए हैं यहाँ पर? वो चिल्ला रही थी। पुलिस स्टेशन आते ही जारा का दिल कांप उठा। अगर उसके घर में किसी को पता चल गया कि वो पुलिस स्टेशन में है, तो उसके पापा तो जान से मार डालेंगे। दिल ही दिल में वह घबरा गई। बहुत शौक है ना तुझे पुलिस वाले पर हाथ उठाने का? अब तेरे नाम की एफआईआर दर्ज होगी, सीधा जेल जाएगी, जेल। विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। गलती आपकी है। आपको किसी लड़की को छूने से पहले इजाजत लेनी चाहिए, और ऊपर से गाली भी निकाली। माफी मांग लेते तो मैं थप्पड़ न मारती। वह भी तन कर खड़ी हुई। माफी, और वो भी तुमसे माय फुट। तुम्हारी तो हालत ऐसी करूंगा कि अगली बार किसी पुलिस वाले पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचोगी। विक्रम के गुस्सैन शब्दों पर अब की बार जारा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब आप पर्सनल हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो हाथ तो मेरा बस अचानक से ही उठ गया था। मेरे दोस्त की अचानक डेथ हो गई और आपने मुझे उसे देखने भी नहीं दिया, तो बस मुझे गुस्सा आ गया था ना। जारा ने अब थोड़ा नरमी से बात को संभालने की कोशिश की। तुम्हारे गुस्से की तो ऐसी की तैसी। तुम्हें तो अब सजा होगी। ओए शिंद काट इसकी एफआईआर। पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में इसे कम से कम कितनी सजा होगी? अब विक्रम उसके नाजुक खूबसूरत सरापे को देखकर अपने मुंह पर हाथ फेरता शैतानियत से मुस्कुराया था। सरकार पूरे 5 साल हवलदार भी उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। वो भी उसके साथ मिला हुआ था और उसी की जबान बोल रहा था। जब उन लोगों की बात सुनकर जारा तो बुरी तरह कांप उठी थी। खबरदार, खबरदार, जो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर काटी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम लोगों का। जारा ने उंगली उठाकर उन दोनों को वर्ण किया था। विक्रम गुस्से से अपनी जगह से उठता। जारा की कलाई फिर से पकड़ता, उसे जेल में ले जाकर जोर से धक्का दे चुका था। वो नीचे जमीन पर जाकर गिरी। हथेलियों पर रगड़ लगने की वजह से बहुत दर्द हुआ। तुझे क्या लगता है ये तेरे बाप का घर है? जहां तू चिल्लाएगी और अपना एटीट्यूड दिखाएगी तो हम सब सहन कर लेंगे। तुम जैसी बिगड़ी औलादों के लिए इंस्पेक्टर विक्रम बना है। अब देखता हूं कैसे बाहर निकलती है तू। जारा को बालों से पकड़कर उठाता, उसके चेहरे की तरफ झुकता हुआ वो गुस्से से दबा दबा बोला था। तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। जारा भी उस पर सख्त गुस्सा कर रही थी। तुम जैसे 2 नंबर के पुलिस ऑफिसर 1 नंबर के घटिया इंसान होते हो। अब विक्रम का हाथ उठा था, जो जारा के नाजुक चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान छोड़ गया। थप्पड़ इतना तेज था कि जारा को लगा पूरी दुनिया हिल गई है। उसका दिमाग एकदम चकराना उठा था। अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे वजूद के एक एक हिस्से को तकलीफ ना दी तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर विक्रम नहीं। विक्रम ने उसे गुस्से से पीछे धकेला तो वह लड़खड़ाती हुई दूर जाकर गिरी थी। अम्मी बेधहनी में उसके मुंह से यह शब्द निकले थे। उसके मुंह में खून का स्वाद घुलता महसूस हुआ। चक्कर आ रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे नफरत से देखा, खड़ा हुआ और एक तरफ थूकता हुआ बाहर निकल गया। मेरे आने तक किसी भी तरह की इसकी जमानत कबूल नहीं होगी, समझे तुम? हवलदार को वर्ण करता वह बाहर निकल गया। उसके निकलने की कुछ ही देर बाद डीएसपी अरिफ खान पुलिस स्टेशन पहुंचा। आज की रिपोर्ट्स लेने लगा। लड़की की खुदकुशी का केस भी उसके सामने लाया गया। वो माथे पर बल डाले सुनने लगा। यानी पोस्टमार्टम आने तक वेट करना होगा इस केस के बारे में। अरिफ ने गहरा हुंकारा भरते हुए कहा। खैर, इसके सब करीबी रिश्तेदारों का पता करो। इसके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सबकी लिस्ट मुझे चाहिए। डीएसपी ने संजीदगी से कहा। सर, एक लड़की को पकड़ा है सर। विक्रम ने बहुत ज्यादा सीन क्रिएट किया। उसने उस लड़की ने तो इंस्पेक्टर विक्रम के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। हवलदार शिंद ने फौरन सब कुछ बताते अपने आप को बचाया, क्योंकि वह डीएसपी अरिफ खान के गुस्से से बहुत डरता था। लड़की कौन? लड़की लेकर आओ उसे। यहाँ अरिफ माथे पर बल डालकर बोला तो हवलदार शिंद थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर जारा को हवालात से बाहर निकालते हुए उसे अरिफ के ऑफिस में लेकर आया। जारा का सर अभी भी बुरी तरह घूम रहा था। डीएसपी अरिफ एक पल में उसे पहचान गया था। उसकी नानी ने उसे दोनों बहनों की तस्वीरें दिखाई थीं और यह उनमें से एक थी। उसकी हालत देखकर वो थोड़ा उलझा था।
फिर उठते हुए उसके पास आया। यह हालत किसने की तुम्हारी? उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ थे। नरम सफेद गालों पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जारा ने सर उठाकर सामने खड़े उस हैंडसम लेकिन गुस्सैल पुलिस ऑफिसर की ओर देखा। अभी वह एक पुलिस वाले से थप्पड़ खा चुकी थी। अब और खाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए वापस सर झुका लिया। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं जारा, क्या है ये सब? अरिफ अब की बार गुस्से से बोला, लेकिन उसके होठों से अपना नाम सुनते ही वो बुरी तरह चौंकी थी और हैरान निगाहों से उसे देखने लगी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? जारा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम पर हाथ किसने उठाया? अब की बार उसके पास आता वो पूछने लगा। जारा 2 कदम डर के मारे पीछे हटी। मुझे कुछ नहीं कहना, प्लीज, आप मुझे शरीफ आदमी लगते हैं, प्लीज मुझे जाने दें यहाँ से। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो फिर न जाने क्या से क्या हो जाए। पापा तो मुझे जान से मार डालेंगे। पहले ही वह मुझसे मोहब्बत नहीं करते, उन्हें पता चला कि मैं थाने में बंद हूं तो वह मुझसे हर रिश्ता तोड़ लेंगे। प्लीज मेरी मदद कर दें। वह हाथ जोड़ते हुए बोली। एक थप्पड़ से ही जारा का दिल बुरी तरह डर गया था। उसे एहसास हो गया था कि वह एक लड़की है, नाजुक सी लड़की, और एक लड़की के लिए पुलिस स्टेशन सबसे गंदी जगह है। उसे बस कुछ भी करके यहां से निकलना था। बैठो। अरिफ ने नरमी से उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। बेल और फिर बेल बजाकर उसने प्यून को अंदर बुलाया। पानी लेकर आओ फौरन, प्यून से कहता हुआ वह जारा के सामने टेबल पर जरा सा तिरछा होकर बैठा। तुमने पुलिस वाले पर हाथ उठाया? जल की बात पर जारा की आंखें भीग गईं। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मेरा हाथ थामा और मुझे गाली भी दी। वो बच्चों की तरह शिकायत लगा रही थी। उसकी बात सुनते ही अरिफ की मुट्ठियां सख्ती से भिज गईं। इंस्पेक्टर विक्रम की नेचर से वह अच्छी तरह जानकार था। प्यून पानी का गिलास टेबल पर रखकर चला गया। अरिफ ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने 2 घूंट पानी लेकर छोड़ दिया। तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ किसने मारा? वह बार बार उसके नरम मुलायम सूजे हुए गाल को देख रहा था, अपने अंदर आगारे भरते महसूस कर रहा था। भले अभी वह उससे किसी रिश्ते में नहीं थी, लेकिन अगले हफ्ते ही दोनों की शादी थी और इस रिश्ते से वह उसके लिए खास थी। वही इंस्पेक्टर ने जारा से पुलिस ऑफिसर का नरम अंदाज महसूस करते अब जरा सा खुलकर बोलना शुरू हो चुकी थी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मेरे बाल खींचे, ये देखिए मेरी हथेलियां भी छिल गई हैं। वो अपने हाथ उसके सामने फैला गई जिस पर खरोंचे थी। शिंद अरिफ ने हवलदार को आवाज दी तो वह फौरन भागता हुआ अंदर आया। इंस्पेक्टर विक्रम कहाँ है? वो गुस्से से पूछने लगा। जी सर, वो तो हॉस्पिटल गए हैं। आज वो जो लड़की की डेथ हुई है ना, इसी सिलसिले में बुलवाओ उसे, अभी इसी वक्त। अरिफ गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बोला तो वह फौरन सर हिलाता बाहर निकल गया। अरिफ ने जारा की तरफ पानी का गिलास फिर से बढ़ाया। वो रो जा रही थी और अरिफ ठहरा एक पुलिसवाला। उसे लड़कियों को चुप करवाने का आइडिया बिल्कुल नहीं था। वह सुबकते हुए अरिफ को देखने लगी। पुलिस ऑफिसर्स का काम तो लोगों की जानो माल की हिफाजत करना होता है ना, फिर उन पर हाथ उठाना। फिर उन्होंने क्यों मेरे साथ बदतमीजी की? वो आंखों में आंसू लिए अरिफ से पूछ रही थी। अब तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा। आप मुझे यह बताएं, आपको इंस्पेक्टर विक्रम ने क्यों यहाँ पर बंद किया? वो अपनी सीट पर बैठता अब उसे आराम से पूछने लगा। तो वो जिस लड़की की खुदकुशी हुई है ना, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसी के पास उसे देखने जा रही थी। लेकिन उस इंस्पेक्टर ने मुझे पीछे कर दिया और फिर मेरा हाथ भी पकड़ लिया। बस गुस्से में मेरा हाथ उठ गया और वह मुझे यहाँ लेकर आ गया। मेरे घर वालों को पता चला तो वह मुझे जान से मार देंगे और इस इंस्पेक्टर को भी आप प्लीज़ मुझे जाने दें। मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। जारा ने उसे सारी बात बताते हुए आखिर में खड़े होते हुए विनती के अंदाज में कहा था, चलिए मैं आपको खुद छोड़ दूंगा, फिक्र ना करें, अभी बैठिए आराम से। अरिफ ने उसे वापस कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आप जानते हैं, मेरे घरवालों को अगर पता चला मैं थाने में होकर आई हूं तो मेरे घरवालों की क्या इज्जत रह जाएगी? हमारे यहाँ लड़कियां थाने से मिल जाएं तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी और फिर 1 हफ्ते बाद मेरी शादी भी है। और अगर ये बात मेरे ससुराल वालों को पता लग गई तो मेरा तो बना बनाया रिश्ता ही टूट जाएगा।
जारा ने जितनी मासूमियत से यह कहानी बैठे बैठाए बनाई थी, अरिफ सिर्फ उसे देखता रह गया। अच्छा, तो अगले हफ्ते आपकी शादी है? अरिफ ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। जी, और आपको पता है वह भी पुलिस ऑफिसर हैं। अगर उनको पता चला मैं यहाँ पर हूँ तो आप सबकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि वह बहुत बड़े वाले ऑफिसर हैं। साथ ही जल्दी से कहते हुए जारा ने पैतरा बदला। उसको अपने होने वाले शौहर की धमकी भी दे दी। अरिफ के चेहरे पर एक मुस्कान सज गई। अभी तो आप कह रही थी कि उन्हें पता चला तो आपका रिश्ता टूट सकता है, और अब आप कह रही हैं कि अगर आपके हस्बैंड को पता चला, जो कि पुलिस ऑफिसर हैं और वह भी बहुत बड़े वाले, तो वह हम सबकी छुट्टी कर देगा। ये कैसी दो तरह की बातें हैं? अरिफ ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछ रहा था। ये लड़की धीरे धीरे उसको अपनी तरफ आकर्षित करती हुई महसूस हुई। हाँ, तो होते हैं ना ससुराल में भी कान भरने वाले। आप प्लीज मुझे जाने दें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। जारा ने फिर से रिक्वेस्ट की। चलो ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप मुझे अपने होने वाले शौहर का नाम तो बताएं, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप सच कह रही हैं या झूठ। कोई नाम तो होगा ना? 1 मिनट मुझे याद तो करने दें। क्या बताया था अम्मी ने? जारा ने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा। आपको अपने होने वाले शौहर का नाम तक नहीं पता? नहीं पता था, मैं बस भूल गई हूँ। जारा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं आपके घर छोड़ देता हूँ आपको। वो अपनी जगह से उठा था कि उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो एक्सक्यूज करता ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि जारा फिर से वापस उसी चेयर पर बैठ गई। या अल्लाह, मैं किधर आकर फंस गई हूँ? अगर पापा को या फिर अम्मी को पता लगा, और अगर दादाजी को तो पता लगा, तो मेरी जान ही निकाल लेनी है उन लोगों ने। हमारे खानदान की मैं पहली लड़की हूं जो पुलिस स्टेशन की सैर करके निकलूंगी। हाय मेरी किस्मत, अल्लाह जी प्लीज मुझे यहां से निकालिए। अपने मुंह को हाथ लगाते हुए जारा बुरी तरह तड़प उठी। मुंह तोड़कर रख दिया उस बदतमीज ने मेरा। अपनी दोस्त आयशा को याद करते वो फिर से रो पड़ी, जो न जाने कैसे मर गई थी। पर अब वो इस मामले में नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने थे। अपने मुंह को दबाते हुए वह सर झुका गई। मेरे हाथ लगे ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका भी। अब खुद से ही जारा बड़बड़ाते हुए बातें कर रही थी, और फिर चेयर के साथ पीछे की ओर टिक गई। कुछ ही वक्त गुजरते ही इंस्पेक्टर विक्रम अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जारा एकदम घबराकर उठकर खड़ी हुई। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो गुस्से से आगे बढ़ा कि तभी दरवाज़ा खोलकर अरिफ अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर विक्रम, आप किस तरह किसी लड़की को बिना किसी वजह के पकड़कर जेल में बंद कर सकते हैं? मुझे बताइए जरा। अरिफ बिना किसी रहम के बोलता आगे बढ़ा था। इंस्पेक्टर विक्रम अलर्ट होकर खड़ा हुआ। कुछ पूछा है मैंने? वह बताइए। सर, इसने मुझ पर हाथ उठाया था। इंस्पेक्टर विक्रम ने अब सीरियस होते हुए कहा। अच्छा, इसने हाथ क्यों उठाया? ऐसा क्या कर दिया आपने कि इसने हाथ उठाने की नौबत आई थी? वो एकदम कड़क शब्दों में बोला कि इंस्पेक्टर विक्रम चौंक गया। सर, मैं वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और ये लड़की बीच में आकर मुझ पर हाथ उठाने लगी। इंस्पेक्टर विक्रम, पहले आप मुझे बताइए, आपने इस लड़की पर हाथ क्यों उठाया? अरिफ उसके सामने आता ठंडे शब्दों में घूर रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम एकदम से घबराया। हाथ उठाया था या नहीं? अरिफ ने दोबारा पूछा। सर, पहले इसने। वो फिर कुछ बोलने लगा। तुमने हाथ उठाया या नहीं? अब अरिफ की आवाज इतनी ऊंची थी कि जारा भी डर के मारे सहम चुकी थी। यस कहकर उसने नजरें झुकाकर कहा था, जबकि डीएसपी अरिफ का हाथ उठा और इंस्पेक्टर विक्रम अपनी जगह से पूरी तरह हिल गया। थप्पड़ इतना तेज था कि विक्रम के मुंह से खून निकलने लगा। विक्रम ने हैरान नजरों से डीएसपी अरिफ को देखा, जिसकी आंखों में गुस्से के मारे लाली उतर आई थी। आइंदा किसी भी लड़की पर हाथ उठाने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना, क्योंकि मेरी नज़र में वह मर्द नहीं जो औरत पर हाथ उठाता है। डीएसपी अरिफ के सख्त शब्दों पर इंस्पेक्टर विक्रम ने हाथ भीते हुए उसे देखा। यह पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद सीधा सस्पेंड करूंगा। अब जाओ यहां से। इतनी बेइज्जती पर इंस्पेक्टर विक्रम का खून खौल उठा था, लेकिन वह डीएसपी अरिफ के आगे कुछ बोल न सका। विक्रम के जाने के बाद अरिफ जारा की तरफ बढ़ा तो वह फिर से सहम कर 2 कदम पीछे हटी। डोंट वरी, आइए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं, पापा डांटेंगे, अम्मी भी गुस्सा करेंगी। वो बिना पलक झपकते तेजी से बोली। आपको अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकता, और मेरा दिल यह गवारा नहीं करेगा कि आपको किसी और के साथ भेजूं। और मेरा यकीन करें, आपके घर वाले बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे।
मेरी गारंटी है मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, ट्रस्ट मी। डीएसपी अरिफ ने पहली बार किसी लड़की से इस कदर लंबी बात की थी, और जिस अंदाज में बात की थी, जारा को उसके साथ जाते ही बनी। गाड़ी में वह सारा रास्ता खामोश रही। डीएसपी अरिफ ने एक नज़र उस पर डाली। नानी तो बता रही थी बहुत बातूनी है ये लड़की, लेकिन इसके मुंह में तो जबान ही नहीं। अरिफ उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया, और उसकी मुस्कुराहट को जारा ने फौरन देख लिया। आप हंस क्यों रहे हैं? इधर मेरी जान निकली हुई है और आप हंस रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? जारा ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। आप बेकार में ही टेंशन ले रही हैं। आपके घर वालों को मैं संभाल लूंगा। आप बस अपने ससुराल वालों की टेंशन लें, जहां बहुत कान भरे जाते हैं। अरिफ ने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए कहा, मुझे टोंट मार रहे हैं। वो उसे देखते हुए बुरा मान गई। बिल्कुल नहीं, घर आ गया है, नीचे उतरिए। वो खुद भी नीचे उतरते जारा से बोला, तो वह हैरत से कभी घर को तो कभी उसे देख रही थी। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? देखो पुलिस ऑफिसर, तुम अब जाओ यहाँ से। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह यूनिफॉर्म में यहाँ देख लिया तो मुझसे 100 सवाल करेंगे, और फिर मेरी शादी कुछ नहीं होगा आपकी शादी को। बस अपना चेहरा ढक लें, क्योंकि निशान साफ नजर आ रहा है। अरिफ के कहने पर उसने अपने गाल पर हाथ रखते ही फौरन अपना गाल छुपाया। डोंट वरी, आइए अंदर चलते हैं। वो उसकी बात काटता दरवाजे की बेल पर हाथ रख गया। बस अब तो गए काम से। मुझे पहले ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था। ये इंसान मुझे ट्रैप करके यहाँ तक लाया है ताकि मेरी शिकायतें कर सके। जारा ने परेशानी से माथा मसला। दरवाज़ा खुल चुका था। अरे अरिफ भाई, आप अंदर चलिए। बिलाल उनसे हाथ मिलाकर अंदर आने की दावत देने लगा, जबकि जारा का तो मारे हैरत के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। चलिए अंदर चलिए। अरिफ जारा को भी आईब्रो के इशारे से अंदर चलने के लिए कह रहा था। अरे जारा, आप भी इनके साथ आई हैं। क्या शॉकिंग सरप्राइज है यार। अंदर आओ, अपना ही घर समझो। क्या हुआ अगर आप एक ही हफ्ते की मेहमान हैं, 1 हफ्ते के बाद चली जाएंगी? आखिर जिंदगी के पूरे 24 साल आपने यहीं गुजारे हैं। हमारी छाती पर मूंग दलते हुए बिलाल ने उसका मजाक उड़ाया। मुंह बंद करो अपना चिलगोजे, वो दांत चबाकर बोली, जबकि बिलाल मुस्कुराता हुआ अंदर सबको अरिफ के आने की खबर देने चला गया। आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? जारा ने हैरत से पूछा। हाँ, सिर्फ एक बार, अरिफ सुकून से कहता, उसके करीब आता उसे मुस्कुराती नज़रों से देखने लगा, जबकि जारा की नज़रों में अभी भी शक था। अरे अरिफ बेटा, आप आए हैं। हिना बेगम ने अरिफ के सर पर हाथ फेरा। अब तो जारा को लगा वो बेहोश हो जाएगी। अरे जारा, तुम भी आ गई? अच्छा हुआ बेटा, जल्दी से खाने पीने का बंदोबस्त करो। वो खुशी से बोली। अरे नहीं आंटी, मैं अब चलूंगा। बस जारा को छोड़ने आया था। उसने जारा की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। जारा को वो हैरान हुई थी। बस इनके कॉलेज में एक केस के सिलसिले में गया था, तो ये वापसी पर पैदल चल रही थी। बस इनको लिफ्ट दे दी। कितना बड़ा झूठा है ये इंसान, जारा ने अपने मन में सोचा। लेकिन ये सब इसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? जारा दिल ही दिल में सोचती हुई उलझ रही थी। चलो, यह तो अच्छा हुआ। जारा बेटा, जाओ पानी लेकर आओ। अरिफ के लिए उन्होंने जारा से कहा, तो जारा के 14 तबक रोशन हुए। वो अरिफ खान से रिश्ता उसकी बड़ी बहन के लिए आया था, और अब उसके साथ तय कर दिया गया था। अम्मी, आपकी कॉल है, बिलाल ने हिना बेगम से कहा, तो वह अंदर की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ? इतनी हैरत से क्या देख रही हो? अरिफ ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो अब गुस्से से पूछ रही थी। क्या नहीं बताया? यही कि मैं ही आपकी ससुराल हूं, या फिर यह कि 1 हफ्ते बाद आप मेरे घर और मेरे दिल की मलिका होंगी? अरिफ के शरारती शब्दों पर जारा के कानों की लौ लाल पड़ गई। आपको पहले से पता था तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना? वह अब नाराज हो रही थी। अरिफ उसे बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। नानी ने कहा था, मुलाकात कर लो। मैंने कहा, जो आपको पसंद वो मेरी पसंद। अब देखो, अल्लाह मियाँ का करिश्मा आपकी मुलाकात मुझसे करवा दी। वो गहरा सांस खींचता बोला, जबकि जारा आज के तमाम हालात और बाकी बातों पर गौर कर रही थी कि क्या क्या हुआ था और उसने क्या क्या बोला था। इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या अच्छा नहीं लगा मैं? वो उसके पास आता धीरे से पूछने लगा, और जारा का दिल धक से रह गया। वो इतने आराम से कैसे बात कर सकता था, वह भी पहली मुलाकात में? जारा की जबान तो तालू से जा चिपकी थी। इतने में बिलाल खाने पीने का सामान लिए अंदर दाखिल हुआ।
अरिफ भाई, उस दिन भी आप ऐसे ही चले गए थे, आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, वो प्यार से बोला। तो अरिफ मुस्कुरा दिया। बाकी सबने तो ओके कर दिया, आप भी डन कर दें। वो मुस्कुराकर एक आंख बिंक करता बिलाल की तरफ पलटा, जबकि उसकी आंख का बिंक करना जारा को हैरत में बुरी तरह डुबो चुका था। सायरा, ये ड्रेस ज्यादा अच्छा है यार, इसे ट्राई करो ना। राहिम ने एक ड्रेस की तरफ इशारा किया। वह बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका कलर सायरा को पसंद नहीं आया। नहीं ना राहिम, यह नहीं चाहिए, इसका कलर इतना डल है, मुझे तो कोई ब्राइट कलर लेना है। सायरा ने मुंह बनाया। पिछले 1 घंटे से यूं ही शॉप पर लेकर वो घूम रही थी और उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। यार, अब बस भी कर लो, ले लो जो भी लेना है। ये क्या तरीका है शॉपिंग का? मुझे और भी काम है। वो थोड़ा गुस्सा हुआ तो सायरा ने मुंह बनाते उसे देखा। सायरा, शॉपिंग पूरी करो जल्दी। उसके देखने पर भी राहिम संजीदा रहा। आपको काम था तो ना आते, मैंने कौन सा जबरदस्ती की थी आपके साथ? सायरा का मूड ऑफ हो चुका था। अब ड्रामा मत लगाना यहां पर। राहिम ने आसपास देखते दांत पीसे। हमें घर चलना चाहिए, देर हो रही है, सायरा ने अब आंसू रोकते हुए कहा और आगे की ओर बढ़ी। यह नखरे किसी और को दिखाना, मेरे पास इन चोंचनों के लिए वक्त नहीं, जल्दी से लो जो भी लेना है। वो सख्त अंदाज में बोला तो ना चाहते हुए भी सायरा की आंखें झिलमिला गईं। वो जो आपने पसंद किया वही ले लें, वह धीरे से बोली, और थोड़ी देर पहले राहिम का पसंद किया हुआ ड्रेस ओके कर दिया। राहिम ने घूरती निगाहों से उसे देखा और दुकान वाले से उसके और भी कलर पूछने लगा। उसने ढेरों ड्रेस खोलकर सामने रख दिए। जो कलर पसंद है फाइनल करो। राहिम ने इस बार नरमी से कहा तो सायरा अपने आंसू गले में उतार दी। एक पिंक कलर के सूट को पसंद कर बैठी। राहिम ने जल्दी से शॉपकीपर की ओर उसे पैक करने के लिए कहा। अब और कहाँ जाना है? दुकान से निकलते हुए राहिम ने पूछा। घर एक छोटा सा जवाब आया। सायरा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे नखरे मत दिखाना। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो नाच नखरे उठाएं। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूं, सादा और एकदम खरा। इसीलिए सीधे तरीके से बात करता हूं और सीधे तरीके से सुनता हूं। राहिम, आपने इतना सख्त रवैया पहले तो कभी नहीं रखा, सायरा ने नम शब्दों में पूछा। मैं शुरू से ही ऐसा हूं। सायरा, तुमसे कभी बात नहीं हुई जो तुम मुझे जान सको, लेकिन सब घर वाले जानते हैं मुझे, मैं ऐसा ही हूं। अब बताओ क्या करना है? वो सारी बात बिना झिझक के करता अब उससे पूछ रहा था, और सायरा बस उसे देखने लगी। मतलब सायरा को लगा वो अपने बारे में बात कर रहा है कि रिश्ता जोड़ना है तुमने या फिर तोड़ना है। सायरा का दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया। यार, पूछ रहा हूं आगे, और कहाँ जाना है? ज्वेलरी का भी बोला था ना? मम्मी ने वो कुछ याद करते हुए अब गाड़ी में बैठता सायरा के लिए भी दरवाज़ा अनलॉक कर गया। जी कहाँ तो था, सायरा अब जरा अपने खोल में बंद होने लगी थी। जितना वह राहिम के साथ शॉपिंग पर आने से पहले खुश थी और उससे फ्रैंकली बात कर रही थी, अब उतना ही चुपचाप हो गई थी। राहिम ने और कोई बात किए बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वह ज्वेलरी शॉप के पास गाड़ी रोक कर बाहर निकले। दोनों आगे पीछे ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। वहां से ऑर्डर दी हुई ज्वेलरी उठाई। सायरा की निगाह एक खूबसूरत नाजुक से ब्रेसलेट पर जा टिकी और बहुत शौक से उसे देखने लगी। राहिम जो मोबाइल पर लगा हुआ था, सायरा का ध्यान वो उस ब्रेसलेट पर देख चुका था। कुछ और लेना है क्या? राहिम की पुकार पर वह बुरी तरह चौंकी। नहीं, बस घर चलें। वो धीमा सा मुस्कुराती बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई, जबकि एकदम से उसको अपने खोल में बंद होता महसूस करके राहिम खामोश हो गया था। वापसी पर गाड़ी में खामोशी रही। कुछ खाना है? राहिम को खुद भूख का एहसास जागा, तो उसने सायरा से पूछा, जो अब बिल्कुल ही चुप हो गई थी। नहीं, अम्मी ने घर बनाया होगा खाना, वो आराम से मना कर गई। मेरी अम्मी घर नहीं है, इसलिए मुझे तो भूख लगी है, किसी होटल में खाना खा लेते हैं। राहिम नॉर्मल अंदाज में बोला। अम्मी ने बनाया होगा ना, वहीं खा लीजिएगा। सायरा ने ऑफर की। नो थैंक्स, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के घर बिना बुलाए मेहमान बनकर जाना। वो एक होटल की पार्किंग में गाड़ी रोकते उसे उतरने का बोलकर खुद भी नीचे उतरा और फिर होटल के अंदर दाखिल हो गया। बहुत बड़ा होटल था। एक पल को तो सायरा भी देखती रह गई। मेन्यू कार्ड पर देखते सायरा को समझ ना आया वो क्या ऑर्डर करें। वो तो राहिम को पसंद करती थी और उसने अपनी अम्मी से राहिम के लिए पसंद जाहिर की थी। जिस पर उन्होंने राहिम की माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने खुले दिल से सायरा को अपनी बहू बनाने की हामी भर ली और सायरा का आया हुआ रिश्ता जारा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया।
पर सायरा यह नहीं जानती थी कि राहिम तो एक इम्पॉसिबल इंसान है और एक बहुत बड़ी जंग जीतने के बराबर इस इंसान को झेलना बहुत बड़ी बात थी। क्या ऑर्डर करना है? वो पूछ रहा था। जो आप चाहें। सायरा ने सब उस पर छोड़ दिया था। वो उसे 2 शब्दों में बात समझा आ गया था और वह इतनी कम अक्ल नहीं थी कि मर्द की बात को समझ ना सके, और वह भी उस मर्द की बात को जो उसकी पसंद है। राहिम ने उसकी बात सुनते खुद ही ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर बाद खाना सर्व हुआ। राहिम ने तो खूब पेट भरकर खाया था, जबकि सायरा ने बस नाम के लिए खाया। कुछ भी उसकी पसंद का नहीं था, सिवाय सामने बैठे उस इंसान के। चलें, वह बिल पे करता आगे बोला तो वह उसी वक्त उठकर खड़ी हुई। घर तक का रास्ता भी बेहद खामोशी से कटा था। लगता है बुरा मान गई मेरी बातों का तुम? राहिम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सायरा ने जल्दी से सफाई दी। ये लो सारा सामान। वो उसकी तरफ सारे शॉपर्स बढ़ाता बोला। वो मैं नौकर को बुलाती हूँ, वह ले जाएगा। सायरा ने इतना ज्यादा सामान देखते हुए कहा। क्या मतलब? ये 4 शॉपिंग बैग के लिए तुम बेचारे नौकर को बुलाओगी? खुद उठा लो, ज्यादा वजन नहीं है। वह पहले हैरानी और फिर संजीदगी से बोला। सायरा ने उतरते हुए वह बैग्स अपने हाथ में उठा लिए। वह उसकी तरफ पलट कर देखने लगा। आप नहीं आएंगे? राहिम को वह बहुत मासूम लगी, इस तरह पूछते हुए जो उसकी सारी बातें चुपचाप मानती चली जा रही थी। लेकिन क्यों वो ये जानना चाहता था? नहीं, अब एक ही बार आऊंगा। इतना कहने के साथ ही वह गाड़ी आगे बढ़ा ले गया, जबकि सायरा गहरा सांस भरते अंदर गेट की तरफ बढ़ गई। उसका सारा लाया सामान घर के लोग देखने लगे। ये सूट तो काफी प्यारा है, लेकिन पिंक कलर तो तुम्हें पसंद नहीं, फिर यह क्यों ले लिया? उसकी चाची ने हैरानी से पूछा। वो राहिम को पसंद है ना, इसलिए सायरा ने बात बनाई। अच्छा, तो उसकी पसंद से शॉपिंग की है। चलो, फिर तो बहुत अच्छा है। पहले ही एक दूसरे को समझ जाओ, आगे चलकर आसानी होगी। चाची, आप यह सब सामान देखकर समेट लेना, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। वो वहीं से उठकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, जबकि सीढ़ियां उतरती जा रहा बुरी तरह चौंकी थीं। इसे क्या हुआ? इसका मूड इतना खराब क्यों है? लगता है भाई एहसास हो गया इसे कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सीढ़ियां चढ़ती सायरा ये शब्द आराम से सुन चुकी थी और उसका तंज भी समझ गई थी, लेकिन फिर भी खामोशी से ऊपर चली गई। चाची ने अपना सर झटका। अल्लाह अल्लाह करके शादी का दिन भी आ गया। निकाह के बाद सभी ने दुआ के लिए हाथ ऊंचे किए। सायरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह जानती थी राहिम जैसे इंसान के साथ जिंदगी थोड़ी मुश्किल से गुजरेगी, लेकिन अपनी मोहब्बत की वजह से वो यह सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए राजी थी। अपने जिद्दी दिल के हाथों मजबूर होकर वह राहिम की जिंदगी में शामिल हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ जारा विदाई के वक्त एक आंसू भी ना गिरा सकी। बिल्कुल सपाट अंदाज में बैठी रही, जैसे सब एक ड्रामे की तरह चल रहा हो। बेटा, तुम नाराज हो? आखिरकार इमरान साहब ने उसका अंदाज नोट कर लिया। यह हक आपने कब दिया? वह बिना उनकी तरफ देखते हुए बोली। बेटा, अगर मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार हूं, लेकिन इस तरह से नाराज होकर रुखसत मत हो, वरना मेरे दिल पर सारी जिंदगी एक बोझ रहेगा। वह नम शब्दों में जारा से कह रहे थे, जबकि जारा अभी भी उनकी तरफ नहीं देख रही थी। उसका दिल जैसे पत्थर हो गया था। जारा, मेरी बच्ची, मेरी तरफ देखो। वह रोते हुए उसका चेहरा अपनी ओर करने लगे। पापा, आपने जो करना था कर लिया। अब पता नहीं ये बागी दिल कब राजी होगा भी या नहीं। जानती, वो इस बार नॉर्मल अंदाज में बेबसी से बोली। इमरान साहब जैसे चुप से हो गए। रुखसती की रस्में होते ही हिना बेगम और इमरान सब एक दूसरे के पास बैठे दुखी हो रहे थे। बेटियों को एक साथ विदा करने के बाद वह दोनों उनकी यादों में खोए हुए थे। अल्लाह का शुक्र अदा करो इमरान, कितने अच्छे से हो गया सब कुछ कि दोनों बेटियों के फ़र्ज से एक बार में ही फ्री हो गए। अब बिलाल के लिए भी लड़की ढूंढो और उसके फ़र्ज से भी फ्री करो। दादाजी ने इमरान साहब के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। जी इंशाअल्लाह। इमरान जी ने सर हाँ में हिलाया। और यह फैसला के लिए क्या सोचा? मैं तो कहती हूँ उसे बोर्डिंग में डाल दें। 10वीं के पेपर देने के बाद वैसे भी बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं, जिंदगी सवर जाएगी उसकी। हिना बेगम ने अपना मशवरा दिया। मेरा ख्याल है बहू, यह सोच तुम्हें बिलाल की दफ़ा आनी चाहिए थी। दादाजी ने संजीदगी से कहा तो इमरान साहब चौंक उठे, जबकि हिना बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया था और वह होंठ खींच कर रह गई।
पापा, हिना फैसल के भले के लिए बोल रही हैं। मुझे अच्छे से पता है किसका किस में भला है, और फैसल के लिए मैंने सोच लिया है। मैं उसे एम्ब्रॉड भेजूंगा हाई स्टडीज़ के लिए। वो मजबूत अंदाज में बोले। माफ़ कीजिएगा पापा जी। ये सोच आपको बिलाल की दफ़ा याद नहीं आई। अब की बार हिना बेगम भी जवाब देने से बाज नहीं आई थी। उन्हें लाजवाब करते हुए वह उठकर खड़ी हुई। हाँ नहीं आई क्योंकि उसकी सगी माँ जिंदा है। दादाजी की बात पर हिना बेगम के कदमों में जंजीर पड़ गई। आप जानते हैं, मैं चाहे जितना भी मर्जी कर लूं जारा और फैसल के लिए, लेकिन हमेशा सौतेली माँ ही रहूंगी। वह दुखी हुई। सगा सौतेला कुछ नहीं होता बहू, बस इंसान के रवैया यह बता देते हैं कि कौन आपकी कितनी परवाह करता है। इसी घर में रहता हूं मैं और सब कुछ अच्छे से जानता हूं। अपने बेटे बिलाल की फिक्र करो तो फैसल के लिए मैं खुद ही बहुत हूं। वो अपनी चादर झाड़ते हुए वहां से उठकर चले गए। देखा आपने आज आज पापा जी ने मुझे कितनी बातें सुनाई। इतना कुछ सहा मैंने आपकी दूसरी शादी करवाई, अपनी सौतन को बर्दाश्त किया, उसके बच्चों को अपनाया, उनकी परवरिश की, और आज यह सिला मिला मुझे। वो रो रही थी। हिना, तुमने यह सब सिला पाने के लिए किया था या नेकी की थी? वो धीरे से बोले। क्या बात कर रहे हो इमरान? जाहिर सी बात है, नेकी की है तो फिर आज तुम्हारी वह नेकी खराब हो गई। हिना, क्योंकि तुमने अपनी यह नेकी एक ऐसे थैले में जमा की जिसमें छेद थे। उनकी इतनी गहरी बात सुनते हिना का रंग पल भर में सफ़ेद हुआ। वो जा चुके थे, उन्हें आईना दिखाकर। सायरा दुल्हन बनी राहिम की सेज सजाए बैठी थी और अपनी उंगलियां मरोड़ रही थीं। राहिम कमरे में दाखिल हुआ तो उसके अंदाज बिल्कुल रिवायती दूल्हों की तरह नहीं लग रहे थे। कमरे को देखकर वह थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। लाल गुलाबों की सेज और उनकी भी खुशबू उसे अच्छी लग रही थी। अब क्या यूं ही बैठी रहोगी सारी रात? इतने भारी भरकम कपड़ों में वो थोड़ा सा तंजिया अंदाज में बोला तो सायरा फौरन अपनी जगह से उठी और वजनी लहंगे को मुश्किल से थामे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, जबकि राहिम लापरवाही से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सब जेवर उतार कर रखते हुए सायरा की आंखों से आंसू आए थे। उसका बाकी दिल उसे बहुत जलील और रुसवा करने वाला था। ये बात वह अच्छी तरह जान चुकी थी। ड्रेस चेंज करके वह बाहर आई तो कमरे में घूंप अंधेरा था। वो अंदाज़ा लगाती बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। राहिम राहिम, उसने उसे पुकारा। क्या मसला है यार तुम्हारे पास? राहिम के जवाब में बेचारगी सी थी। नहीं, कुछ नहीं। वो आंसुओं का गोला हलक में अटकती हुई महसूस कर रही थी। वहीं एक तरफ टिक गई। क्या मुझसे कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई? कहीं राहिम किसी और से? यह सोचते हुए सायरा का दिल बुरी तरह बेचैन हुआ। उसने सायरा के लिए कोई भी तारीफ भरा शब्द नहीं बोला था, बल्कि एक बार भी सायरा की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। उसके आंसू तेजी से बहने लगे। राहिम, जो थकान से चूर सोने की कोशिश कर रहा था, उसके रोने की आवाज पर साइड लैंप ऑन करता उसे देखा और उठकर बैठा। क्यों रो रही हो? कौन मर गया है? वो एकदम गुस्से से चिढ़कर बोला। उसके सर में बहुत तेज दर्द था और सायरा के आंसू उसे गुस्सा दिला रहे थे। आप मुझसे नफरत करते हैं? वो डरते डरते पूछ रही थी। किसने कहा? वो दांत पीसता हुआ बोला। आपके रवैया ने। वो हिचकी भरते हुए बोली थी। यार, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, मुझसे इन चौंचनों की उम्मीद मत करना। मुझे यह सब नहीं आता। और रही बात नफरत की, तो मुझे अगर तुमसे नफरत होती तो मैं तुमसे शादी ना करता। वो टका सा जवाब देता अपनी आंखों पर बाजू रख गया। आपकी तबीयत ठीक है क्या? सायरा को उसकी तबीयत कुछ खराब लगी थी। हाँ, ठीक हूँ, बस सोना चाहता हूँ। सर दर्द है बहुत ज्यादा, प्लीज तुम भी लेट जाओ। और हाँ, बिना आंसू बहाए। वो माथे पर बल डाले बोला तो सायरा उसके साथ लेटते उसकी तरफ देखने लगी, जो अब लैंप ऑफ कर रहा था। मैं आपका सर दबा दूं? सायरा धीरे से बोली। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? वो सवाल कर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सायरा उसके करीब होते बैठी और उसके माथे पर अपने नरम मुलायम हाथ रख गई। उसका माथा गर्म था। सायरा के ठंडे हाथों से जैसे उसके बदन में सुकून उतरा था। उसकी तनी हुई मांसपेशियां ढीली पड़ीं। वो उस पर कुछ पढ़ पढ़ कर दम कर रही थी और उसका सर भी दबा रही थी। जब उसके नरम गुदगुदी हाथों के स्पर्श से राहिम के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। वह भी दिन भर की थकी हुई थी। उसका सर दबाते दबाते वहीं बेड से टिक कर सो चुकी थी। वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वो बहुत नाजुक सी, खूबसूरत सी थी।
अचानक ही राहिम ने एक उंगली से उसके नरम होठों को छू लिया था। वो आज रात के तकाजे को पूरा करना चाहता था, उसे खुद में समेट कर उसे महसूस करना चाहता था, लेकिन वह इस कदर थका हुआ था कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती चली गईं। जारा, यह सब क्या है? अरिफ कमरे में आया तो जारा बिस्तर पर एक तरफ लहंगा चेंज करके नॉर्मल ड्रेस में बैठी थी, जबकि एक बैग भी उसने तैयार करके रखा था। यह मेरा बैग है डीएसपी, वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोली। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यह पैकिंग करके कहाँ जाना है? मैं हॉस्टल जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। जारा के बात पर अरिफ के होंठ भचे थे, माथे की रगें तन गईं। वो उसे बिना कोई जवाब दिए सख्त नज़रों से उसे घूरता रहा। ऐसे मत देखें, प्लीज़, मुझे जाना है और यह मेरा आखिरी फैसला है। वो उठते हुए संजीदगी से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज तुम्हारी शादी हुई और आज तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो। जी हाँ, क्योंकि मैं तो यह शादी ही नहीं करना चाहती थी, जारा ने साफ कहा, जबकि अरिफ के अंदर कुछ टूट गया था। अगर नहीं करनी थी शादी तो इनकार कर देती। वह बुरी तरह अपसेट हुआ था। यही तो मसला है, इनकार नहीं कर सकती थी। सौतेली माँ ने जो परवरिश की उसका बदला उतारना था। एक एहसान किया था, वह चुकाया था। जारा ने दुखी दिल से कहा। सौतेली माँ, अरिफ उलझा। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे, प्लीज़ मुझे हॉस्टल छोड़ आए। हॉस्टल मेरी बीवी होकर तुम हॉस्टल में रहोगी? इम्पॉसिबल। ज़ारा, बेहतर होगा चुपचाप अपना यह सामान वापस रखो और सीधी तरह खुद को मेरे हवाले करो। शादी की पहली रात है, कितने अरमान सजाकर मैं कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन दुल्हन तो कुछ और ही प्लानिंग करके बैठी है। उसकी बात सुनकर जारा ने उसे गुस्से से घूरा। आप ना थोड़ा दूर रहे मुझसे, मैं जितना पोलाइट दिखती हूं ना उतनी हूं नहीं। जारा ने मुंह टेढ़ा करके कहा, पोलाइट इंसान से मेरी बनती भी नहीं, मुझे तो बोल्ड अंदाज ज्यादा भाता है। अरिफ ने अपनी शेरवानी उतारते एक तरफ रख दी, आंख बिंक की और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए वह उसे डरा गया। साथ ही साथ अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन भी खोल चुका था। पास क्यों आ रहे हैं? दूर रहें। वह डरी सहमी पीछे हटी। शादी तुमसे दूर रहने के लिए नहीं की है। अरिफ ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी ओर खींचा था। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करवाने की वह नाकाम कोशिश में परेशान हुई थी। पर अब तो हो गई ना, अब कोऑपरेट करो मेरी जान। वो उसको ठोड़ी की चोटी पर होंठ रखता हुआ गंभीर शब्दों में बोला, जबकि उसके होठों के स्पर्श पर वो जी जान से कांप उठी। छोड़िए मुझे बेशर्म इंसान, वो लाल चेहरे के साथ सर झुकाते बोली। तो अरिफ का कहकहा गूंज उठा। शादी की पहली रात मैं तुम्हें बताऊंगा छोड़ना क्या होता है और छूना क्या होता है। वो उसको बाहों में भर भर पीछे की तरफ पलटा। लाइट्स बंद की और उसे बिस्तर पर गिराते तकिए पर उसका सर रख दिया और उसे काबू कर गया। जारा, पैनिक मत हो, कुछ नहीं करूंगा यार सिवाय प्यार के। वो उसके माथे को अपने होठों से छूता, उसके माथे के साथ अपना माथा जोड़ गया। जारा की सांसें बुरी तरह तेज हुईं। डीएसपी, प्लीज करीब मत आओ, वो हक लाते हुए बोली। क्यों? क्यों तुम्हारे करीब ना आऊं? तो कहाँ जाऊं? जबकि शौहर बीवी और बीवी शौहर एक दूसरे का लिबास होते हैं। और आज मैं तुम्हारा लिबास बनना चाहता हूं, तुमसे अपने दिल को सुकून देना चाहता हूं। अरिफ गंभीर शब्दों में बोलता, उसके गाल के साथ अपनी बियर्ड को मिस करने लगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें प्लीज, मैं अभी बहुत छोटी हूं, आप जितनी हो जाऊं फिर सुकून ले लेना। वो मज़े से बोली। अच्छा, क्या आइडिया है जाना आपका? वाह भाई वाह, लेकिन बहुत ही बेकार, और मैं इसे करने वाला नहीं, क्योंकि जेडीएसपी का दिल एक बार जो ठान ले फिर वह अपनी भी नहीं सुनता। कहने के साथ ही उसने उसके लबों पर झुकते उसके लबों का स्वाद चखना शुरू कर दिया, और उसकी इस हरकत पर जारा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ था। वो जितना उससे दूर जाने का सोच रही थी, अरिफ ने उसे वैसे ही अपने दिल के बेहद बेहद करीब कर लिया था। अपना और उसका रिश्ता आगे बढ़ा लिया, उसके होठों को आज़ाद करता, अब उसके चेहरे को खुशी भरी नज़रों से ताकने लगा। अब तो छोड़े मुझे, अब क्या क्या करेंगे? वो उसके चेहरे के भाव पढ़ते बुरी तरह घबराई थी। अभी तो शुरुआत की है मेरी जान, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। वह एक हाथ उसके नरम धड़कन पर रखकर धीरे से उसे दबा गया था, जबकि जारा का दिल उछलकर उसके हलक में आया था। अरिफ की इस बेबाक शरारत पर। गंदे बेशर्म इंसान, छोड़ो मुझे, दूर हटो, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? नहीं आती, किसी भी शौहर को नहीं आती।
यह कहते ही वह एक झटके में उसकी शर्ट के बटन खोल गया था, जबकि उसकी इतनी बेबाकी पर उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। डीएसपी, यह तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं नहीं सह पा रही। प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। वो बुरी तरह हड़बड़ाते हुए बोली थी। अपनी आंखें बंद कर लो और बस मुझे महसूस करो। वो अपने हाथों की उंगलियों से उसकी पलकों को नीचे गिरा गया था और फिर धीरे से अपने होंठ उसकी नाक से टकराते हुए उसके लबों पर ले आया। लबों से नीचे आते हुए वह उसकी गर्दन की ओर आया था और गर्दन की ओर गर्दन से नीचे नरम धड़कनों पर आकर रुक गया। अब तो जारा की सांसें बुरी तरह तेज हुई थीं। उसके गोल उभार गहरी गहरी सांसें लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहे थे और अरिफ बुरी तरह मदहोश होते उसे खुद में समेट गया था। जारा जो पहले पहल बुरी तरह डर रही थी, अब अरिफ ने अपने हाथों और नरम होठों का स्पर्श उसके वजूद पर बिखेरा तो वह खुद भी बुरी तरह मदहोश हुई थी। उसकी मदहोश सिसकियां और गहरी सांसें देखता अरिफ के होठों पर भी एक मुस्कान आई थी। अब कहो, क्या कहना है? दूर हो जाऊं या फिर खुद में और भी ज्यादा घुस लूं? नहीं, दूर नहीं जाना। वो उसके सीने से लिपटी हुई धीरे से सरगोशी करते बोली थी। दूर नहीं जाना मतलब वो अब उसकी हालत का मजा ले रहा था। मतलब, मुझे आपके पास रहना है। क्यों हॉस्टल नहीं जाना? वो शरारत से उसके कान की लॉक काटते हुए बोला। नहीं, हॉस्टल नहीं जाना, यहीं रहना है आपके पास और यहीं से आगे की पढ़ाई करनी है। उसका दिल अब नए अंदाज से भरने लगा था। एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। उसका मन अब अरिफ से दूर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो उसके चौड़े सीने से लिपटी हुई अपनी गर्म सांसों से अरिफ को बुरी तरह मदहोश कर चुकी थी। वो उसे तकिए पर पलटता हुआ उसके वजूद से अलग कर गया था, जबकि शर्म से जारा ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे। और फिर अरिफ की अगली हरकत से जारा की आंखें बढ़ी हुई थीं। आप पुलिस वाले तो बहुत ही बेशर्म होते हैं। जबकि वह उसके होंठों को अपनी पकड़ में लेते उसकी आवाज़ बंद कर गया और एक झटके से उसकी नाजुक में उतर गया। एक हल्की सी सिसकी थी जो उसके होंठों पर दम तोड़ गई। उसने कसकर अरिफ की कमर में अपनी बाहें डाली थीं और इस मीठे से दर्द को सहन किया था। अरिफ ने पूरा ख्याल रखा था कि वह अभी कम उम्र है, नरम नाजुक है, लेकिन शादी की पहली रात थी। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर रिश्ते की शुरुआत कर ही गया था। और फिर धीरे धीरे बहुत ही नरमी से उसे खुद में समेटता चला गया। राहिम की आंख अचानक रात के 3 बजे खुली थी। सायरा को अपने पास बैठा देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। धीरे से दराज से नाजुक सा ब्रेसलेट निकालकर उसके हाथ पर पहना दिया। फिर उसका सर तकिए पर रखा और उसे गौर से देखने लगा। वो सोई हुई सी राहिम के दिल के तार छेड़ने लगी। आगे बढ़कर अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए और इस स्पर्श पर सायरा नींद में ही कसमसाई थी और फिर नींद में उसे जोर से हक कर लिया। सायरा के वजूद से लगते ही राहिम के वजूद में एक स्पार्क हुआ था। एक अजीब सी हलचल हुई थी। अगले ही पल उसने सायरा के नरम होंठों को अपने होंठों में लेते हुए उसकी सांसों को कैद कर लिया। सायरा अचानक आफत पर बुरी तरह बौखलाई, लेकिन राहिम की पकड़ से खुद को बचा ना पाई। वो जिस कदर प्यार से उसके होंठों पर बरस रहा था, सायरा के अंदर थोड़ा सा सुकून हुआ था और उसने अपने आप को राहिम के हवाले कर दिया। हालांकि 2 आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे थे। यह तो हर मर्द की जरूरत होती है। अपनी जरूरत पूरी होते ही वह फिर से उसका रवैया बदल जाएगा। लेकिन राहिम जिस कदर प्यार से उसे छू रहा था, सायरा को हैरत होने लगी। उसे हैरान होते देख राहिम हल्के से मुस्कुरा दिया। इस तरह हैरान होकर क्या देख रही हो? इंसान हूं, कोई दरिंदा नहीं जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। फूलों से भी ज्यादा नाजुक हो और फूलों को कैसे हिफाजत से रखा जाता है मुझे अच्छे से आता है। वो प्यार से उसकी नरम धड़कनों पर झुकते हुए बोला था। एक हल्का सा खुशी का एहसास था जो सायरा के मन में जागा था। वो पूरी शिद्दत से राहिम के साथ इन खूबसूरत पलों में डूब चुकी थी। सुबह के 5 बज चुके थे। दूर कहीं से अनजान की आवाज़ें आने लगी थीं। सायरा राहिम के चौड़े सीने पर सर रखे निढाल लेटी थी। अचानक उसकी नज़र अपनी कलाई पर पहने उस ब्रेसलेट पर पड़ी थी जो उसने उसी ज्वेलरी शॉप पर देखा था। बहुत ज्यादा महंगा होने की वजह से उसने उसे सिर्फ देखकर ही छोड़ दिया था। उसमें डायमंड लगे हुए थे
और वो लेने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अब उसी ब्रेसलेट को अपनी कलाई पर देखकर उसने चौंक कर अपना सर ऊपर उठाया था। राहिम उसकी नज़रों का मतलब समझ गया था। सायरा, कभी मेरी मोहब्बत पर शक मत करना, वादा करता हूं तुमसे। कभी तुम्हारी मोहब्बत में दगा नहीं करूंगा। लेकिन बस जब बचपन में पापा चल बसे तो वक्त की मार ने मुझे समय से पहले मैच्योर बना दिया। बहुत मेहनत की थी ये सब कुछ इकट्ठा करने में। उस वक्त मेरे रिश्तेदारों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। तब मैंने अकेले दम पर कुछ कर दिखाने की ठानी थी। सुबह स्कूल जाता, दोपहर से रात तक काम करता था। मैंने लोगों के जूते तक साफ किए हैं। और फिर मेरी मेहनत रंग लाई। एक छोटे से बिजनेस से आज मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूं। बस मेरे अंदर मैच्योरिटी ज्यादा है। नाज नखरे शौक कैसे उठाए जाते हैं मुझे नहीं पता। तो बस कभी कभी गुस्सा कर दिया करूं तो बुरा मत मानना। वो उसके माथे पर होंठ रखता हुआ बोला था। और सायरा को और क्या चाहिए था। हर किसी के प्यार करने का अंदाज अलग होता है। राहिम के प्यार करने का अंदाज भी अलग था। वह अपनी कलाई में पड़े ब्रेसलेट को देखते हुए सोच रही थी, जो सिर्फ उसकी नज़रों से ही समझ गया था कि वह क्या चाहती है। उसने बड़े ही सुकून से अपना सर उसके सीने से टिका दिया था। उसे पूरा यकीन था कि आगे आने वाली जिंदगी उसकी खुशियों से भरी हुई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।